देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई। अब से ठीक 15 घंटों के बाद सुबह करीब 11 बजे मोदी सरकार के थर्ड टर्म का पहला फुल बजट आएगा। मोदी ने इसे अपनी तीसरी पारी का पहला बजट कहा है। 22 दिनों तक चलने वाले मॉनसून सत्र में 16 सिटिंग्स होंगी और यह सेशन 12 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। फिलहाल सबकी नजरें बजट पर टिकी हुई हैं और यह पहला मौका होगा जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे होंगे और वित्त मंत्री का बजट भाषण सुन रहे होंगे। बजट से ठीक पहले आया इकोनॉमिक सर्वे यह संकेत दे रहा है कि मोदी के थर्ड टर्म के पहले बजट के बाद भारत एक नई रफ्तार पकड़ने वाला है। विकास दर में तेजी के संकेत हैं, बेरोजगारी दर में गिरावट की संभावना है, महंगाई दर में भी कमी के संकेत हैं। पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाली रह सकती है। मगर क्या विपक्ष मोदी सरकार के बजट को स्वीकार करेगा? क्या राहुल वित्त मंत्री के बजट पर तालियां बजाएंगे या एक बार फिर मोदी से अपनी दुश्मनी निकालेंगे? आज प्रधानमंत्री ने 5 मिनट के स्पीच में ऐसी कौन सी बात कह दी है कि अगले 22 दिनों तक संसद में सिर्फ तू तू मैं ही होगी? मोदी को रोकने के लिए राहुल कौन सी नई स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं? सड़क से लेकर संसद तक कौन सा तमाशा करने वाले हैं? सब कुछ आपको हम समझाएंगे इस रिपोर्ट में। क्या नरेंद्र मोदी का गला घोंटने की कोशिश की गई? क्या 2.5 घंटे तक मोदी की राह में अड़चन पैदा करने वाली पटकथा लिखी गई? क्या नरेंद्र मोदी की आवाज को कुचलने वाली साजिश रची गई? क्या प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के तहत प्रधानमंत्री को कमजोर करने की कोशिश की गई? 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का, उनकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। मेरा गला घोंटा गया। नरेंद्र मोदी को यह बात क्यों कहनी पड़ी? मोदी ने आगे क्या कहा? मोदी ने नाम नहीं लिया, मगर इशारा किसकी ओर किया? मोदी के बयान के चंद मिनटों के बाद वो कौन सा इकोसिस्टम एक्टिवेट हो गया जो दोबारा से मोदी का गला घोंटने की कोशिश करने लगा? ये इकोसिस्टम मोदी की बातों को कैसे घुमाता है, क्या क्या लिखकर मोदी को कब कब और कैसे कैसे टारगेट करता है, डिटेल आगे देंगे। पहले जरा मोदी के कहे कुछ शब्दों पर गौर कीजिए। आवाज को कुचला, अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। उन्हें पश्चाताप तक नहीं है, उनके दिल में दर्द तक नहीं है। कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति, गुमराह करने का प्रयास। नरेंद्र मोदी ने इन सारे शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी, उनकी पार्टी और इंडी अलायंस के लिए किया। मॉनसून सत्र के पहले दिन नरेंद्र मोदी ने गला घोंटने वाली जो बात कही वो यूं ही नहीं कही, उसकी एक पृष्ठभूमि है। 20 दिन पहले इसी संसद में नरेंद्र मोदी का गला घोंटा गया था। 484 घंटों पहले इसी संसद में मोदी को बोलने से रोका गया था। 29,000 मिनट पहले इसी संसद में मोदी को उनकी स्पीच के दौरान बार बार रोका गया था, बार बार टोका गया था। और मोदी का गला घोंटने वाली उस टुकड़ी को लीड कर रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ही उस हंगामे, उस शोर शराबे के सूत्रधार थे। 2.5 घंटे तक नॉन स्टॉप मोदी को बोलने से रोकने की पूरी कोरियोग्राफी राहुल ने की और इंडी अलायंस के बाकी पार्टनर्स ने भी उस वक्त राहुल की हां में हां मिलाते हुए एंटी मोदी नैरेटिव का एजेंडा पुश किया। मोदी ने संसद में नए सत्र के ठीक पहले उसी का जिक्र किया। जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है,
दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा तक के लिए है। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया। देश ने संसद के भीतर जिस तरह का दृश्य 2 जुलाई को देखा, मोदी विरोधी गुट ने वही सीन 22 जुलाई को भी रिक्रिएट किए। अब की बार राहुल ने मोदी के खिलाफ एक नया एजेंडा फिट किया। बगल में बैठे अखिलेश को भी इशारा किया। यह इकोसिस्टम संसद के भीतर भी ऑपरेट कर रहा है और सोशल मीडिया पर भी मोदी का गला घोंटने वाली स्क्रिप्ट लिख रहा था। टाइमिंग नोट कीजिए। राहुल ने संसद के भीतर मोदी के खिलाफ जैसे ही अपना एक नया टेप ऑन किया, उसके चंद मिनटों के भीतर कांग्रेस के यूट्यूब अकाउंट पर यह कैप्शन चिपक गया कि संसद में मोदी के सामने बरस पड़े राहुल। मगर फिर जैसे ही राहुल बाहर निकलकर कैमरे पर आए, प्रधानमंत्री का गला घोंटने वाले सवाल पर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। थैंक यू वेरी मच। प्रधानमंत्री ने एक बात पूछनी है सर आपसे। प्रधानमंत्री के गला घोंटते हैं सर। एक मिनट सर, मुझे पूछना है आपसे। एक मिनट यार सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि गला घोटा जा रहा है, 2.5 घंटे तक बोला, पिछले सत्र में कोशिश करी, बोलने नहीं दे रहे। राहुल जी कुछ बोलेंगे? गला घोंटने वाले सवाल पर राहुल तो चुप रहे, लेकिन मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने उस टेक्स्ट में एक दूसरा नैरेटिव चिपकाकर घुमाना शुरू कर दिया। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की ओर से प्रधानमंत्री पर टारगेटेड पर्सनल अटैक शुरू हो गए। मोदी पर 2 तरफा हमला होने लगे, एक सोशल मीडिया के जरिए, दूसरा कैमरे पर आकर। 140 करोड़ देशवासियों का गला 10 साल से मोदी जी ने घोट रखा है। कभी अपने जहन में झांक कर उसकी भी बात देख लें। और जहां तक संसद का सवाल है, संसद का तिरस्कार, संसद की अनदेखी और संसद को एक तरह से कठपुतली बनाए रखने का काम वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और ये भी जान लें कि उनको मैंडेट नहीं दिया गया है, उनका मैंडेट तो 240 पर खारिज हो गया है। वो तो बेशाकियों के सहारे सत्ता में हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी अननेसेसरी कुछ ज्यादा ही भावुक बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी है ना, कमाल की बात करते हैं। भैंस मंगलसूत्र मुजरा से किसका गला घोटा जा रहा था? टोटी ले जाएगा, बिजली काट देगा, ये कौन गरिमामयी भाषा थी? अब तो पूरे देश का गला घोंट रहे थे। दम लेने को का मामला दूभर कर दिया था। प्रधानमंत्री जी, मैं बार बार कहता हूं, जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए, और इससे बेहतर कोई आईना नहीं है। इसे भारत का संविधान कहते हैं। प्रजातंत्र की जो धज्जियां उड़ाने का काम है प्रधानमंत्री जी आप पिछले 10 साल से कर रहे हो। और जिस 2.5 घंटे का आप 2.5 घंटे में आप इतना परेशान हो गए, 2.5 घंटे में आप इतने परेशान हो गए। आप कह रहे हो मेरे पसीने छूट गए, भाई पसीने तो छूटने हैं। आप कह रहे हो मेरे को बोलने नहीं दिया। मोदी विरोधी इकोसिस्टम की तिलमिलाहट से साफ है, नरेंद्र मोदी का तीर सही निशाने पर जाकर लगा है। बजट से ठीक पहले प्रधानमंत्री का कैमरे पर आकर विपक्ष की शोर शराबे वाली पॉलिटिक्स को एक्सपोज करना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसे कुछ आंकड़ों से समझिए। 2014 से 2019 यानी 16वीं लोकसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से सिर्फ 1615 घंटों का ही काम हुआ। 2019 से 2024 यानी 17वीं लोकसभा में मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने सिर्फ
1354 घंटों तक काम होने दिया। यानी 2014 से 2019 की तुलना में 2019 से 2024 के बीच संसद में 261 घंटे कम काम हुआ। 2024 में तीसरी बार मोदी की सरकार बनते ही यानी 18वीं लोकसभा की शुरुआत से ही विपक्ष ने हो हंगामे वाली सियासत शुरू कर दी। इसी महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते वक्त 2.5 घंटों तक हर मिनट वेल में जा जाकर मोदी के सामने खड़े होकर राहुल के इशारों पर विपक्ष के नेताओं ने चीखने चिल्लाने वाली पॉलिटिक्स की। ऐसा इसलिए क्योंकि देश ने तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है और विपक्ष नतीजे आने के 48 दिन बाद भी ये बात पचा नहीं पाया है। विपक्ष का एजेंडा क्लियर है, न खुद काम करेंगे न मोदी को काम करने देंगे। और अब मोदी ने राहुल की पार्टी समेत पूरे इंडी अलायंस को एक नया ऑफर दिया है। वो ऑफर ये है कि जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, अब मिलकर काम करो। 2029 में एक बार फिर सियासी तौर पर दो हाथ करो। नकारात्मक विचार बुरे होते हैं, जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मोदी लाख कोशिश कर लें, विरोधी न समझने वाले हैं न सुधरने वाले हैं। नए सत्र में मोदी एक और नेक बनकर काम करने की बात करते हैं, विपक्ष से भूल सुधार करने को कहते हैं, लेकिन कांग्रेस और इंडी अलायंस वाले यहां भी मोदी के ही पीछे पड़ जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मोदी की कही बातों को अपना सियासी हित साधने वाले नैरेटिव में फिट करके प्रधानमंत्री पर अटैक शुरू कर देते हैं। इस हमले की शुरुआत राहुल करते हैं। मोदी के गला घोंटने वाले बयान के 40 मिनट बाद संसद का सत्र शुरू होने के ठीक आधे घंटे के बाद राहुल अपनी सीट पर खड़े होते हैं और नीट वाले सवाल के पीछे छिपकर डायरेक्ट अटैक मोदी और मोदी के मंत्रियों पर करते हैं। राहुल देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को ही फ्रॉड बता देते हैं और उधर अखिलेश भी छात्रों के पीछे छिपकर मोदी के खिलाफ अपना सियासी हित साधने लगते हैं। There are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। यह सब एंटी मोदी स्क्रिप्ट का हिस्सा है,
जिसमें पहले सदन के भीतर बयान दिए जाते हैं, फिर नमक मिर्च लगाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कराया जाता है और फिर प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत राहुल बाहर आकर कैमरे पर उसी बात को रिपीट करते हैं। यहां भी मोदी और मोदी के मंत्रियों को ही टारगेट करते हैं। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। उनको काफी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, बट सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालते रहेंगे। राहुल ने नीट के बहाने अपना पॉलिटिकल नैरेटिव फिट करके एक बार फिर मोदी का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि धर्मेंद्र प्रधान ने संसद के भीतर न सिर्फ उनसे पूछे गए हर सवाल का जवाब भी दिया, बल्कि देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्रॉड बताने वाले राहुल और उनकी पार्टी का एक फैक्ट भी देश के सामने रख दिया। मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। विरोधी सिर्फ शोर मचाकर मोदी के नाम के आगे भय और भ्रम वाला टेक्स्ट चिपकाकर हर बार प्रधानमंत्री का गला घोंटने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। मोदी पर पर्सनल अटैक करके, मोदी पर ओछी टिप्पणी करके अपना पॉलिटिकल हित साध रहे हैं। प्रधानमंत्री पर राहुल और राहुल की पार्टी के नॉनस्टॉप हमले की टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी में अपना पहला बजट लेकर आने वाली है। विपक्षी गुट में इसीलिए भी मोदी के खिलाफ इतनी बौखलाहट दिख रही है। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। बजट से पहले का इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है, आर्थिक सर्वे में देश की विकास दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। पूरे विश्व में सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था ही हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाली अर्थव्यवस्था है। वित्त 2024 में भारत की रियल जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ी। यह लगातार तीसरा साल है जब जीडीपी 7% से ज्यादा दर्ज की गई। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि महंगाई कंट्रोल करने में सरकार कामयाब रही। सर्वे में वित्तीय घाटे की कमी की उम्मीद है। महंगाई दर में भी कमी आ सकती है। बेरोजगारी दर में गिरावट की बात कही गई है। खाद की कीमतें कम हो सकती हैं। कई मोर्चों पर मोदी सरकार को अभी और काम करना बाकी है। 2024 के इकोनॉमिक सर्वे से एक नई आस जगी है, लेकिन विरोधियों को इकोनॉमिक सर्वे से भी अभी से दिक्कत होने लगी है। कांग्रेस मोदी पर एक बार फिर दाना पानी लेकर टूट पड़ी है। आज एक ऐसा ऑर्डर आया जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अखिलेश यादव ने पहले कविता लिखी, फिर नारा गढ़ दिया। आप गौर करेंगे, योगी के खिलाफ इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। ठीक जैसे मोदी के खिलाफ है, वैसे योगी के खिलाफ ग्रुप बन चुका है। सिर्फ लखनऊ से ऑर्डर नहीं आता, दिल्ली से तो कभी कोलकाता से भी कमांड मिल जाती है। और योगी के खिलाफ काम करने वाले सिस्टम को ऑक्सीजन कहां से मिलती है, कौन इनके लिए दलील रखता है, कौन वकील करता है, कौन सब कुछ मैनेज करता है, ये पूरा ऑपरेशन आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं।
पोस्टर हटने लगा। सलीम अहमद वापस, न्यू बाबा स्वीट्स बनने लगा। मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट और अपनी फोटो लगाई थी, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बोर्ड हटाया जा रहा है। शहजाद वाला बैनर उतरने लगा। न्यू हीरा स्वीट्स का नाम सामने आने लगा। फजल अहमद वाला पोस्टर हटने लगा और वापस नीलम स्वीट्स बनने लगा। नाम बदलने लगा। शादाब दोबारा किंग कैफे बनाने की तैयारी करने लगा। अपनी तरफ से क्या इन बोर्ड को जो नाम आपने लिखे हैं बाहर वो हटवाएंगे या प्रशासन देखे तभी हटाएंगे? देखिए, प्रशासन ने जैसे नाम लिखवाए थे हमें थोड़ा सा फोर्स करके भी, तो इसी तरह उनको चाहिए कि वो आए और इस बात को कहें कि भाई अगर चाहे हम हटा लें चाहे ना हटाएं, तो वो फिर हमारे ऊपर मर्जी की बात होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। संसद से लेकर सड़क तक चेहरों पर रिएक्शन भी आने लगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को योगी की हार बताने वाला नैरेटिव शुरू हो गया है। योगी पर नई भविष्यवाणियों का दौर भी शुरू हो गया। जीत की मशाल देखी होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के जीत वाले छाते देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के आदेश पर रोक लगाई तो पूरा यादव परिवार बारिश के बीच विजयी गाथा सुनाने आ गया। सरकार की नाकामी बारिश से भी नहीं बचा पा रही सरकार। अखिलेश यादव दिल्ली में है, लेकिन लखनऊ से योगी आदित्यनाथ के जाने का ऐलान कर दिया। तो ये तो जाने वाले लोग हैं, वो क्या ना करें। अभी और देखिए क्या क्या और करती है सरकार, क्योंकि उन्हें कुर्सी बचानी थी इसलिए बोर्ड लगाया। उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिल करके लगाया है। डबल इंजन सरकार ने मिल करके दोनों लगवाया है। तो इसे ये बात आप मत समझना कि अलग अलग हैं। ये डबल इंजन मिल करके ही नाम लिखवा रहा है दुकानों पर। इस वक्त हर किसी के टारगेट पर योगी आदित्यनाथ हैं। पूरा इकोसिस्टम योगी को रोकने की कोशिश में है। जिन लोगों के टारगेट पर नरेंद्र मोदी रहते थे, जिनकी पॉलिटिक्स एंटी मोदी एजेंडा से चलती थी, जिनके बयान तभी हेडलाइन बनते थे जब वो मोदी को टारगेट करते थे, जो 20 साल से मोदी को डाउन करने की कोशिश में थे, वो अब योगी के पीछे हैं। अब उनकी लाइन में मोदी का नाम कम हो गया, योगी का नाम बढ़ गया। योगी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी तो क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। मोहब्बत की दुकान जिंदाबाद भी शुरू हो गया। कांग्रेस भी अपना जोड़ने लगी। आम आदमी पार्टी ने एकदम अलग लाइन ले ली। हिंदू मुस्लिम के बीच योगी सरकार को दलित विरोधी तक बता डाला। सबकी टाइमलाइन में सबसे ऊपर योगी ही है, क्योंकि इस वक्त सबके निशाने पर योगी ही हैं। लखनऊ से कोलकाता की दूरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। यूपी में एक्शन पर बंगाल में ग्राउंड रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन योगी सरकार के फैसले के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं। जो बेसिक मुद्दा था विच वॉज दैट, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा, जो आज भी सब जगह है वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। एंड जैसे एक वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला। तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी एंड टू माय लीडर ममता बनर्जी। राजनीति में बिना वजह कोई भी कहीं का दरवाजा नहीं खटखटाता है। हर बढ़े कदम के पीछे एक खास वजह होती है।
योगी सरकार के पहचान बताने वाले फैसले पर अखिलेश पहले दिन से विरोध में हैं। बार बार न्यायालय की दखल की मांग कर रहे थे, लेकिन फैसले को रुकवाने के लिए न अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट गए, न यादव परिवार। समाजवादी पार्टी का कोई नेता भी कोर्ट नहीं पहुंचा। हाँ, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता जरूर पहुंचे थे। मुलाकात हुई, बात हुई, शहीदी दिवस पर शक्ति प्रदर्शन हुआ और अब दिल्ली में इसका असर दिखा। दरअसल टारगेट पर योगी ही है, लेकिन योगी को नेशनल मुद्दा बनाने की प्लानिंग है। अखिलेश अगर खुद कोर्ट जाते तो इम्पैक्ट यूपी तक रहता। टीएमसी के सुप्रीम कोर्ट जाने से ये नेशनल टॉपिक बन गया और यही एंटी योगी क्लब चाहता था। 4 जून के बाद से इकोसिस्टम योगी के पीछे है। यूपी में हर दूसरे दिन कभी मतभेद की खबर, कभी यूपी बीजेपी में विरोध की खबर, कुछ न कुछ चल रहा है, या यूं कहें कि जानबूझकर चलाया जा रहा है। इस वक्त पूरे विपक्ष के टारगेट पर योगी ही। यूपी बीजेपी में खटपट चल रही है। पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक खिलाफत कर चुके हैं। योगी के सहयोगी दलों ने फैसले से दूरी बना ली। एनडीए के साथ ही योगी के फैसले पर सवाल उठाने लगे। 4 जून से पहले यूपी में योगी के आसपास भी कोई नहीं माना जाता था। लोकसभा नतीजों के बाद योगी के आगे निकलने की दौड़ लगी है। जो योगी को हरा देगा वो अपने आप को टॉप लिस्ट में देखेगा। यही चल रहा है। योगी की जो सरकार ने शुरुआत की थी, उसके पीछे मकसद ये था कि आने वाले चुनावों में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाए और कांवड़ यात्रा को उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। एक मजहबी यात्रा को जो हमेशा कई सालों से, 85 सालों से निकल रही है और जिसमें कभी आज तक इस तरह की कोई उल्टी सीधी बात नहीं हुई, उसके लिए एक बाकायदा टेंशन का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई और जाहिर है कि इसके पीछे जो मंशा है वो बहुत खतरनाक थी। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है। हर मोड़ पर कोई रोकने को खड़ा है। जब पूरा इकोसिस्टम ब्रेक लगाने के लिए एक्टिव हो जाए तो मतलब यही होता है, इकोसिस्टम डरने लगा है। बीजेपी को रोकने के लिए योगी को थामना मकसद। योगी कमजोर होंगे तो यूपी विपक्ष को मिल जाएगा। योगी को रोकना अगर इतना ही आसान होता तो 26 साल से योगी सियासत में अजेय नहीं होते। जिस वक्त योगी के फैसले के रुकने पर जश्न मन रहा था, उस वक्त योगी नए फैसले की नींव रख रहे थे। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। अखिलेश यादव दिल्ली से यूपी संभालने की कोशिश में हैं। विवेक और आस्था वाली थ्योरी समझा रहे हैं, षड्यंत्र और शिखर तक की बात कर रहे हैं। लेकिन वो शायद भूल गए कि योगी लखनऊ में बैठकर यूपी नहीं चलाने वाले। योगी यूपी के दौरे पर हैं। जो आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में हारे, वहीं पर मंडलीय समीक्षा बैठक ली। योगी राज में हार से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ हारे तो छोड़कर नहीं गए। योगी के सामने वो भी मौजूद हैं। देखिए, आज जनपद आजमगढ़ में जनपद मंडल की समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली, जिसमें आजमगढ़ मंडल के जो 3 जनपद है, आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये सभी लोग हम लोग शामिल हुए। हम जनता के बीच में जाके काम करते हैं। उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अलग अलग जनपदों में जाके जनपदों के विकास कार्य की समीक्षा स्वयं ले रहा है। जनता ने जिस उम्मीद से हमें चुना है, हम उस उम्मीद पर खरे उतरने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जनता को विकास पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। एंटी योगी गैंग एक्टिव है। इकोसिस्टम योगी को डैमेज करने की पूरी कोशिश में लगा है। लेकिन एक बात शायद ये भूल गए हैं, योगी को दिल्ली वाली पॉलिटिक्स पता है और यूपी वाली राजनीति का पूरा ज्ञान है। योगी 5 बार सांसद रह चुके हैं। पिछले 7 साल से यूपी के सीएम हैं। इस खेल के योगी पुराने खिलाड़ी हैं।
इकोसिस्टम कैसे काम करता है और कैसे इसको तोड़ा जाता है, योगी को बखूबी पता है। इकोसिस्टम का मेन टारगेट इमेज पर होता है। पब्लिक के बीच ये मैसेज पहुंचाना लीडर कमजोर है, लगातार अटैक से टारगेट को बैकफुट पर ढकेलना, जनता के बीच भरोसा कम करना, ये सब कुछ काम भी आता है अगर लीडर योगी जैसा न हो। योगी जो कहते हैं वो 100% करते हैं। योगी का कमिटमेंट 7 साल से यूपी और पूरा देश देख रहा है। लेटेस्ट एग्जाम्पल लखनऊ का अकबर नगर है, जो अब सौमित्र वन बन चुका है। सिर्फ नाम नहीं बदला है, तस्वीर और तकदीर बदल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नाम वाले बैनर, पोस्टर, पर्चे हटने लगे हैं। यूपी सरकार के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर की दुकानों पर अपना प्रोप्राइटर और अपने पहचान की बोर्ड लगाई गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सभी दुकानों से इस तरह का बोर्ड जो लगाया गया था वो हटाया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में, ये नीलम स्वीट्स की दुकान थी जिसके प्रोप्राइटर फजल थे और सरकार के आदेश के बाद ये बैनर लगा दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बैनर हटाया जा रहा है। इसी तरीके की तस्वीर मुजफ्फरनगर के अन्य जगहों से भी आ रही है। फजल जी, आपने ये बैनर लगाया था और फिर हटा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया सर, इसलिए इसका सम्मान करते हुए हमने हटा दिया। जिस तरीके से दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट और अपनी फोटो लगाई थी, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बोर्ड हटाया जा रहा है। चूंकि ये मेन कांवड़ मार्ग है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और इस पे कांवड़ियों का रेला चलता है, जो शुभ भक्त कांवड़ियों का, और उस पे जो न्यू बाबा स्वीट्स की दुकान थी, काफी पुरानी दुकान थी, इस पर सरकार के फैसले के बाद सलीम अहमद ने अपना नाम और अपनी फोटो भी यहाँ पर लगा दी थी। लेकिन अब इस तरह से ये दुकान के बाहर लगे हुए बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये हटाया जाने लगा है। इससे कोई दिक्कत हो रही थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार ने आदेश दिया, लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश। हाँ, ये सही बात। जिन्होंने नाम लगाए थे उनको नाम लिखने से कोई दिक्कत नहीं थी। कई ऐसे लोग भी हैं जो नाम वाला पोस्टर नहीं हटाना चाहते हैं। उनका मानना है कि कंफ्यूजन का कोई स्कोप होना ही नहीं चाहिए। मुजफ्फरनगर रोड पे ये अपना फैमिली ढाबा है। 10 दिन पहले पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और इनको बताया गया था कि ये जो ऑनर है इस ढाबे के, वो अपना नाम लिखे, जिसके बाद आप देख सकते प्रोप्राइटर दिलशाद जो है वो यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखवाया गया था। और अब इसको उतारने के काम जो है वो ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जो दिलशाद नाम यहाँ पर लिखा गया था उसको यहाँ पर उतारा यहाँ से जा रहा है। और देखिए अब इस जो नेम प्लेट थी उसको यहाँ से पूरे तरीके से हटा दिया गया है। और ये आप देखेंगे इंडियन शुद्ध ढाबा है और यहाँ पर जो संचालक हैं वो शौकीन चौधरी हैं, जो कि ग्राम नरा के रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर के। और उनका जो दूसरा स्टाफ है, जो पार्टनर है, वो बाबूराम है, जो कि वो भी नरा ग्राम के रहने वाले हैं। और बाकायदा नीचे आप देख सकते हैं सतीश पुत्र करम सिंह और इरशाद, बाकायदा मोबाइल नंबर 7464954048 लिखा गया था। और अब देखिए ये इंडियन शुद्ध ढाबा, जो कि संचालक जो है वो इसके शौकीन चौधरी थे, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। प्रक्रिया है वो ये लोग शुरू कर चुके हैं। और देखिए पूरा ये बैनर जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है, जिसपे रिजवान ढाबा लिखा हुआ था। और अब इस पूरे जो आप देखिए पूरा ये गिरा दिया गया है, हटा दिया गया है, यानी कि अब से फिर दोबारा से इस ढाबे का नाम लिखवाए थे। ये आप देखिए ये कादिर रेस्टोरेंट है, हालांकि इसका नाम पहले भी कादिर रेस्टोरेंट था, लेकिन उसके बाद प्रशासन और पुलिस ने ये बोला कि जो नाम है वो यहाँ पर लिखवाया जाए। उसके बाद देखिए हिंदी में नाम लिखवा गए, कादिर रेस्टोरेंट, संचालक अब्दुल कादिर, कर्मचारी मिंटू कश्यप, अक्षय, मनीष, बबलू, जुबेर, जुनेद, शुएब, रियासत, बादल और यूनुस। तो बाकायदा यहाँ पर नाम लिखवाए गए और इंग्लिश में भी यहाँ पर सामने जो है वो रेस्टोरेंट के बाहर नाम लिखवाए गए। जी सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। आपका ही रेस्टोरेंट है ये? हमारा ही है। तो आप पहले प्रशासन ने यहाँ नाम लिखवाए थे, पुलिस ने आपने नाम लिखे, अब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ गया है और ये बोला है कि रोक लगा दी है इस पूरे आदेश के ऊपर। किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं? वो तो उन्होंने लगा दी, उनके हाथ में, लेकिन यह है कि जो नाम लगा हुआ है हमें इससे हम टेंशन फ्री हैं। जिसका दिल करेगा वो खाएगा, जिसका दिल नहीं करेगा। अब ये तो नहीं हमने खुला दिया और अब वो हिंदू समझ खा गया और बाद में पता लगा मुसलमान है, उसमें दंगे भड़कते थे। अब उसे ये तो पता कि मुसलमान है, उसका दिल की बात है, वो खावे या ना खावे। प्रशासन के इस फैसले से आप सहमत थे? वैसे जी हम तो सहमत थे, क्योंकि हम उसमें माइंड फ्री है बिल्कुल।
पहचान बताने वाला फैसला कांवड़ यात्रा को लेकर किया गया था, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया गया। मुद्दे पर हल्ला मचा तो सुप्रीम फैसला भी आया, मगर कांवड़ियों वाला एंगल शायद सही से पहुंच नहीं पाया। अच्छा था, बहुत अच्छा। गलत करा जी। पहचान होनी चाहिए। हाँ, पहचान होनी चाहिए। अच्छा नहीं हुई, अच्छा नहीं हुआ, मतलब उन्होंने किया जो अच्छे थे वो। हाँ जी, बढ़िया थे, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छी चीज करी है सरकार ने, करना चाहिए ऐसा सरकार को, दुकानदारों को पहचान नहीं छुपानी चाहिए। हाँ, 900 किलोमीटर जाते हैं तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, 100% लिख के देना चाहिए। नेम प्लेट तो होना चाहिए। नेम प्लेट से कावड़ियों को ये पता लग जाएगा कि हाँ जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। नहीं, गलत है ना, वो गलत किया इन्होंने। जिस वोट बैंक के लिए विपक्ष ने हल्ला मचाया था, उस पर असर तो पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ करा जी बिल्कुल ठीक है, आदेश मानना चाहिए। मजबूरी है आदमी की लिखना, अन्य कोई जरूरी नहीं है। मेरा तो चेहरे पे लिखा हुआ है, नाम तो मेरे चेहरे पे है लिखा हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। राजनीति में एक जीत एक हार सोच बदल देती है। अखिलेश लोकसभा चुनाव वाली सियासत यूपी में आजमाना चाहते हैं, लेकिन जब बात सिर्फ यूपी की आती है तो योगी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यही कंसेप्ट एंटी योगी गैंग को सबसे ज्यादा चुभता है।